राजनीति का चेहरा गंदा हो गया है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। क्या करेंगे हम बहुत अच्छा बिजनेस करके? क्या करेंगे हम बहुत लग्जरी लाइफ जी के, जब हमारे एग्जिस्टेंस पे ही सवाल है? पटला हाउस जाकिर नगर होते हुए हम लोग अपने अलाइनमेंट को देख रहे थे, तो माफ़ कीजिएगा, उस वक्त कोविड का ज़माना नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने अपने चेहरे से रुमाल नहीं हटाया पूरे एरिया को विजिट करते हुए। और आप सक्षम हैं कि आप उस काम को 10% ही सही कर सकते हैं। तो मैंने वही काम किया है। जिस दिन अवाम अपने नेता पढ़ा लिखा चुनने लगे, उस दिन मैं सेटिस्फाई होऊंगा। जिस दिन अवाम तुच्चा लुच्चा नेता न चुने, जो माफियागिरी करता हो, जमीन कब्जे करता हो, जो फ्लैट बनाता हो। मैं पॉलिटिक्स राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनाव तो आते जाते रहे, सवाल जनता को पूछना चाहिए, ए निकम्मा काउंसलर वाजिद, तू कहाँ है? तूने क्यों नहीं जो है सफाई करा है? पूरे दिल्ली में कहीं से भी आप मेहमान को बुला लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, वो आपको गाली दे के जाएगा कि किस एरिया में रहते हो। तो ये पॉलिटिक्स का मिजाज किसने दिया? अवाम ने दिया कि पॉलिटिक्स का मतलब, ओखला में पॉलिटिक्स का मतलब बदमाश, गाली देने वाला, बाहुबली। अरे क्यों होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ। कभी जो है वो इधर डिवाइडर लगा देते, कभी उधर डिवाइडर ले। अरे आप इंजीनियर हो क्या, क्यों लगा देते हो? तो मैं उस नाम को एक एजुकेशन हब के नाम से चुना जाए, जाना जाए, समझा जाए, वैसा इलाका जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मैं अपने आप को कामयाब नेता समझूंगा। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ और जामिया से मैंने 12th किया है। उसके बाद इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियर हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ मैं सोशल वर्क का एक शौक़ था, जो आपको कहीं ना कहीं अपने वालिदैन से मिलता है। तो वो सोशल वर्क करने का एक शौक़ था, वो उसमें मैं शुरू से लगा हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद फिर बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में अपना काम करता रहा। उसके साथ साथ मैं यूथ कांग्रेस में एक्टिव मेंबर था और समाज के लिए काम करने की हमेशा कोशिश की। जैसे आपको तकरीबन 10 साल हो गए होंगे या उससे भी ज़्यादा, असम का दंगा हुआ था, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा काम था। उसमें यहाँ से लेके हमारी पूरी टीम असम गई थी और यहाँ से लोगों को जगह जगह कैंप लगा के हमने जो है वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश की थी। हेल्थ कैंप हमेशा लगाते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी, और कुछ छुपी हुई चीज़ होती है हर इंसान के सोशल वर्क करने में। एज़ ए बिज़नेसमैन वो हमेशा मेरा रहता था कि कोई तालीम की ज़रूरत है किसी को, उसमें मदद करना, शादी-ब्याह में थोड़ी बहुत मदद करना। ये सारी चीज़ें हमारी मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय बिज़नेस या कह लीजिए करियर, वो चलती रही। और अब आपका कहना है कि एक्टिव कैसे हुए? तो एक्टिव तो होने की ज़रूरत है जब समाज में लोग राजनीति को कुछ इस तरीके से समझें कि राजनीति का मतलब गंदी नज़रों से देखना। क्योंकि उस राजनीति को हमारे ही कुछ लोगों की वजह से राजनीति का चेहरा गंदा हो गया है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अब बैकडोर से नहीं, एज़ ए सोशल वर्कर नहीं, एज़ ए पॉलिटिकल लीडर मुझे समाज का हिस्सा बनना चाहिए। इसके वजह से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। ये कब ऐसा सोचा आपने कि आपको अब पॉलिटिक्स में बाकायदा एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? मैंने, देखिए, ये आदत जो मुझे लगा जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था। सीए प्रोटेस्ट किस लिए किया था? क्योंकि संविधान को बचाने की एक मुहिम चली थी। प्रियम्बल पे जो है जब चोट करने की कोशिश की गई, तब जो है लगा कि नहीं, या तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाइए। जिस एक कम्युनिटी को ये इस वक्त सरकार, जो मौजूदा सरकार है और जो आरएसएस की विचारधारा है, वो जिस कम्युनिटी को, जिस रिलीजन को डैमेज करना चाहती है, इमेज तो बहुत पहले वो डैमेज कर चुके, और अब उनके एग्जिस्टेंस को जो है डैमेज करके सिर्फ एक इनका जो वो नारा है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को दोहरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए अपने ही देश में। तो वो इन लोगों ने जो आरएसएस की मुहिम चलाते हुए भाजपा की सरकार ने
थोड़ा बहुत मैं दिल्ली सरकार को भी, आम आदमी पार्टी को भी इसमें कहूँगा कि उनका काफ़ी सारा रोल रहा है। तो आप ये समझ लें कि जब सीएए प्रोटेस्ट हुआ, तब मुझे लगा कि क्या करेंगे हम बहुत अच्छा बिजनेस करके, क्या करेंगे हम बहुत लग्जरी लाइफ जी के, जब हमारे एग्जिस्टेंस पे ही सवाल है। तो लगा कि नहीं, आप कम ही सही, विपक्ष में ही सही, कम से कम बोलने की हिम्मत रखते हैं। और बोलने की हिम्मत आपको जो है सेकुलर पार्टी ही दे सकती है। तो चूँकि कांग्रेस का, मैं यूथ कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था और वहाँ से एक्टिव और कम मेहनत करने वाले लोगों में से मैं एक मेंबर था। लेकिन जब लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब पॉलिटिक्स को चुनना चाहिए, तो मैंने सीएए के प्रोटेस्ट के ज़माने में पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चुना। और उसमें ओखला में जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मुझे लगा कि खिदमत करनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि आप जब से सक्रिय पॉलिटिक्स में आए हैं, बहुत सारे चर्चा में आप रहते हैं, आपने ओखला में सियासत के साथ साथ सामाजिक खिदमत को दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया। मेरी जो आपसे मुलाकात हुई थी वो एक सामाजिक खिदमत के हवाले से हमारा आपका तारुफ हुआ था, वो मैंने देखा तो उसके बाद वहीं पर बात हुई थी। ये जो सामाजिक खिदमत और सियासी खिदमत का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये आम तौर पर पाया नहीं जाता और आपने एक नया रूप दिया है ओखला के सियासत करने वालों को और उनके लिए एक लैंडमार्क तय किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और मैं बहुत ज़्यादा जो है नेताओं को इल्ज़ाम नहीं देता। नेताओं को इल्ज़ाम बहुत आपको कुरेदने में, ज़ख्म को कुरेदने से आपको नुकसान होगा हमेशा। तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे सफाई की एक मुहिम की बात करी, बहुत बार फॉलो अप किया मैंने मौजूदा काउंसलर से, मौजूदा विधायक से। तो अब मैं कहूँ कि अगर आप नहीं सफाई करेंगे तो कूड़ा आपके ऑफिस के इस पे डाल देंगे, वो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन ये है कि अगर वो सफाई नहीं कर रहे तो आप, चूँकि वो सिस्टम का हिस्सा है, उनके पास सारे जो है सिस्टम है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ियां हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास सहूलत है। मैंने बहुत कोशिश की कि ओखला शाहीन बाग हमारा साफ़ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि मैं जितने ताकत से इस मुहिम को चला सकता हूँ, तो मैंने कोशिश करी। मैंने अपने बिज़नेस के ज़माने से, और चूँकि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ कि हमारी जब कालिंदी बाईपास की साइट विज़िट थी, इत्तेफाक से आईएएस वगैरह की विज़िट थी, और जब बटला हाउस जाकिर नगर होते हुए हम लोग अपने अलाइनमेंट को देख रहे थे, तो माफ़ कीजिएगा, उस वक्त कोविड का ज़माना नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने अपने चेहरे से रुमाल नहीं हटाया पूरे एरिया को विज़िट करते हुए। बकरीद के थोड़े दिन के बाद ये विज़िट थी, और इतने बदबूदार हालत थे, और लोग क्या कह सकते हैं हम लोगों के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, गंदगी के बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बावजूद ये तो पुरानी बात बताई। काउंसलर का चुनाव इसलिए किया कि विधायक आम आदमी पार्टी का है, काउंसलर सेम पार्टी का रहेगा तो शायद इलाके का भला होगा। वाजिद साहब काउंसलर रहे, अमानत साहब विधायक रहे, लेकिन बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की, हमारी बात सुनी नहीं गई। मैं नेताओं से कम सवाल करके मैं कहता हूँ कि आवाम को, कि वोट आपने दिया है ना, वोट एक सबसे कीमती चीज़ कही जाती है, वो आपने दिया है। आप एक लफ्ज़ लिख नहीं सकते हैं सोशल मीडिया पे कि साहब अमानतुल्लाह साहब, वाजिद साहब, आपको हमने सफाई के लिए चुना है, हमारे इलाके की सफाई कब होगी, क्यों होगी, क्यों नहीं होती। ये सवाल करने में आवाम को क्या बुरा लगता है। लेकिन अगर हम सवाल अपने ही नेता से नहीं करें, मैं तो साफ कहता हूँ कि यहाँ आज बुलडोजर का एक स्लोगन आया है, यहाँ तो इलाके में हमेशा जो है मुसलमानों का ही राज रहा है। कहाँ इलाका अच्छा हो गया? दिल्ली का सबसे गंदा इलाका है। तो मैंने वही बताया आपको कि हमने नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अप्रोच जो एक होता है, नेताओं को क्यों बुरा समझे जाने लगा समाज में, उसको बदलने की कोशिश की, नैरेटिव को बदलने की कोशिश की। अगर मलबा, हमने एक स्लोगन दिया बकरीद में कि आप कुर्बानी करें, मलबा आपके घर से हम उठाएंगे।
जितना हो सका, जितनी कोशिशें की। ठीक है, मेरी कोशिश को देख के काउंसलर ने भी बहुत मेहनत करी और उसने भी गालियाँ लगाई। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा आवाम का हुआ, इलाके में गंदगी इस बार कम हुई। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि जो काम आपका नेता कई कई बार कहने से नहीं करते और आप सक्षम हैं कि आप उस काम को 10% ही सही कर सकते, तो मैंने वही काम किया है कि काम करने की कोशिश की है। चाहे वो राशन हो, चाहे फॉगिंग हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, ये सारे काम करने की हमने कोशिश करी। आपने सही कहा कि आपने 10% ही सही काम शुरू करके दिखाया कि काम इस तरह से होता है, ये ज़रूरी काम है, और आपने अपने हिस्से का काम किया, जिसके बाद लोग उस तरफ मुतवज्जे हुए, उन्होंने भी कुछ किया। लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी होता है। ये होता है कि मानो तो जनरल साहब जो है, बजाय इसके कि वो अपनी जेब से खर्च करते, वो जो विधायक निधि है, जो काउंसलर निधि है, उसका पैसा इस्तेमाल हो पाए उन पर दबाव बनाते और वो काम करते कि सारा का सारा वसाइल उनके पास है और आप अपनी जेब से कर रहे हैं, तो ये ज़रा सा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि वो खुद करें, उनसे करवाते, ऐसा कहते हैं लोग। दबाव बनाना क्या कहते हैं? मैं वही बताया कि दबाव बनाना किसको कहते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे ओखला का एक नेता बता दे जिसने कि अमानत साहब विधायक जो है, जो काउंसलर थे वाजिद साहब, उनको चिट्ठी लिखी होगी किसी चीज़ पे। मुझे पता है कि कैसे काम करना है, कैसे काम कराया जाए। मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, लगातार चिट्ठी लिखी है, बहुत सारे इश्यूज़ पे, सफाई के इश्यूज़ पे मैंने चिट्ठी लिखी है, पार्किंग के इशू पे चिट्ठी लिखी है, मैंने जो है यहाँ बैरिकेड, पुलिस बैरिकेड जो लगाया जाता है उस इशू पे चिट्ठी लिखी है। मैंने कई जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, राबिया सैफी जैसे मामला के ऊपर जो है हमने लगातार चिट्ठी लिखी। तो सिर्फ आप चिल्लाएं और चिल्लाने का असर नहीं हो तो वेस्ट टू एनर्जी का तो यहाँ कोई सिस्टम, वो तो केजरीवाल सरकार ने जो है लगाया हुआ है प्लांट। अदरवाइज यहाँ हमारा नेता जब पब्लिक को सीरियस नहीं लेता तो एक एक्टिव पॉलिटिशियन या अपोजिशन को, या फिर यूँ कह लीजिए कि सोशल वर्कर को कौन सीरियस लेता है? जब उनके ही काउंसलर जो अदर कैंडिडेट्स है वो कहते हैं ओखला को हम साफ़ करेंगे, ओखला को हम साफ़ करेंगे। भाई साहब, जब आपके पास सारा सिस्टम है तब तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अब तक की जो आपकी कोशिशें रही हैं, पॉलिटिकल या सोशल, आप कितना मुतमईन हैं उसको लेकर के कि कितना जनता को जगा सके, कितना आप लीडरों को एक्टिव कर सके, और कितना जो आपके हमासर जो लीडर हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, उनकी मुतवज्जे कर सके अपने कामों के ज़रिए से? देखिए, मैं अपने काम से 100% तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि सेटिस्फाई होने का, अगर जनता जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिस दिन जनता, आवाम कह लीजिए, जिस दिन आवाम अपने नेता पढ़ा लिखा चुनने लगे, उस दिन मैं सेटिस्फाई होऊंगा। जिस दिन आवाम तुच्चा लुच्चा नेता न चुने, जो माफियागिरी करता हो, ज़मीन कब्जे करता हो, जो फ्लैट बनाता हो। फ्लैट बनाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की ज़मीन को 100 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में लेना और उसके ऊपर मंजिलें बनाना, वो काम जो ठेकेदारी का है, वो बनाना गलत मैं मानता हूँ। अपने ताकत का मिसयूज़ करना। मैं कह रहा हूँ कि आवाम जिस दिन इस चीज़ पे उतारू हो जाए कि हमको अपना नेता लीडर जो है अच्छा चुनना है, कम से कम मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वो ठेकेदारी प्रथा में यहाँ जो चलता हुआ आया हूँ मैं उसमें घुसूँ। मुझे ना उम्मीद है, ना मुझे करना है। तो मैं बड़ा सोचा हुआ है, ये एक चीज़ सोच के कि जब आप ज़्यादातर नेता यहाँ धंधा शुरू कर देते हैं, जब अगर पॉलिटिक्स को आप धंधे से जोड़ लीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। मैं सीधी बात कहता हूँ कि जब आप इलाके से बाहर जाते हैं, वो लोग आपके बारे में क्या मैसेज रखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आपके बारे में कोई भी, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आपके बारे में कोई भी क्या राय रखता है, क्यों रखता है। जैसे ही ओखला का नाम आएगा, 2-3 चेहरे नज़र आएंगे और उनको वही वीडियो ऑडियो नज़र आएगा जिसमें कोई गाली किसी को दे रहा है, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, किसी की पिटाई कर रहा है, कोई ऑडियो नज़र आएगा। तो वो अपने मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। वो मिजाज कोई हिदायतुल्लाह नहीं बदल लेगा, वो मिजाज कोई वाजिद खान नहीं बदल देगा, वो मिजाज जो है जनता को बदलना पड़ेगा। मुझे बताइए कि आप अपनी आने वाले दिनों में, अभी तक तो आपके हिस्से में कोई सियासी कामयाबी नहीं आई, आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाला था वो भी अब टल गया है, कब तक टला रहेगा कुछ अंदाज़ा नहीं है। आपने मैदान में कदम रख दिया है,
ये एक बड़ा चैलेंज है कि मैदान में बने रहना आपके लिए अब बड़ा चैलेंज होगा। इन तमाम चैलेंजों के दरमियान जिस सियासत को बदलने की आप बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुना जाए, जनता ऐसे लोगों को चुने जो गालियां न निकालते हों, इसमें हिदायतुल्लाह जंटिल खुद को कहाँ पाता है? देखिए, मैदान चुनाव टल गया है, चुनाव टला है, चुनाव खत्म नहीं हुआ है, नाउमीदी कुफ्र है। मैं यहाँ पे जो है काउंसलर का चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। हो सकता है मुझे पार्टी मौका भी ना दे, मैं क्या करूँगा? मैं पॉलिटिक्स, राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लोगों के जहन साजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नेता कैसा हो। और माफ़ कीजिएगा कि काफ़ी हद तक इस मामले में आप देखेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का लोग नेता हो, तो वो कोशिश यही कर रहा है कि मैं ये काम कराना हो। कोई कहीं कोई खुरपी लेके खड़ा हुआ कि मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ। कम से कम एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ तो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब से कुछ नहीं होगा जब तक जनता नहीं सोचेगी। आपको जनता को सोचना ही पड़ेगा कि जब वाजिद साहब जो उनके मौजूदा काउंसलर थे, उनको पूर्व होना था 18 तारीख को। मैं जब पूछ रहा हूँ कि 12 तारीख को उन्होंने तमाम नालियाँ सफाई करवा दी और मलबा जो है सड़कों पे डाल दिया, तो जब जिस इंसान को पता है कि मेरी रिटायरमेंट की डेट कब है और 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख तक उन्होंने जो है मलबा नहीं उठाया, जब तक नहीं उठाया जब तक पूर्व हो गए। सवाल जनता को पूछना चाहिए, ए निकम्मा काउंसलर वाजिद, तू कहाँ है, तूने क्यों नहीं जो है सफाई कराया? ये पूछना चाहिए जनता को, जिनके घरों के सामने, जिसके मकानों के सामने, जिनके दुकानों के सामने मलबा पड़ा हुआ। जो लोग आते हैं मेहमान, सोचिए इस रमज़ान के मुबारक महीने में कोई मेहमान बुलाएगा, आप माफ़ कीजिएगा कैसे बुला सकता है कोई? और हमारी पहचान क्या बनेगी? पूरे दिल्ली में कहीं से भी आप मेहमान को बुला लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, वो आपको गाली दे के जाएगा कि किस एरिया में रहते हो यार। ये नेताओं ने मजबूर किया है अच्छे मुसलमान को, अच्छे कमाने वालों को, जो लोग यहाँ रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, कि तुम यहाँ मत रहो, तुम दूर चले जाओ, तुम ओखला के पॉलिटिक्स से दूर चले जाओ, तुम ओखला के अवाम से दूर चले जाओ, तुम शाहीन बाग के जो है सोच से दूर चले जाओ। तो ये सारे काम जो है यहाँ के नेताओं ने किया है। और ये सवाल उठता है कि जब आप कर सकते हैं सफाई का, जब सारा सिस्टम आपके पास था, तब नहीं किया, तो फिर जनता उस दोबारे, मैंने एक लाइव किया था अभी 2 दिन पहले, कल ही किया है इत्तेफाक से, और मैंने दिखाया है कि सनद रहे ये मेरा लाइव वीडियो आप लोगों के पास, कि जब वाजिद साहब आपके पास वोट मांगने आए, जब कोई भी आम आदमी पार्टी का वोट मांगने के लिए आए, तो उनसे सवाल पूछिएगा कि आपने जो है कितना काम किया और करवाया। ये सवाल पूछिएगा, ये जनता की ताकत है। ये सब क्या है? ये सब हमारे आपके ताकत से ये हीरो बने हुए हैं। वाजिद खान क्या था? लुच्चागिरी किया है पहले, जो है जिस दिन जीता है उस दिन तुच्चागिरी किया है। उस दिन एक मास्टर का नूर नगर से किडनैप किया, किडनैप। जिस आदमी की जहन में यही हो कि एक टीचर, शिक्षक जो पढ़ाता है उसको आप उसके घर से उठा लाए, तो इसको कहते हैं लुच्चा, गुंडा, मवाली। और ये चुना किसने? अवाम ने चुना। तो ये पॉलिटिक्स का मिजाज किसने दिया? अवाम ने दिया। कि पॉलिटिक्स का मतलब, ओखला में पॉलिटिक्स का मतलब बदमाश, गाली देने वाला, बाहुबली। अरे क्यों होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, अमित शाह ने किसी को थप्पड़ मारा है क्या? मोदी ने किसी को थप्पड़ मारा है क्या? जब नहीं मारा तो क्यों अमानतुल्लाही को चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी की पिटाई कर दे? क्यों अमानतुल्लाही सबसे बड़ा बदमाश होके मनोज तिवारी को धक्का मार दे? क्यों अमानतुल्लाह को चाहिए कि योगेंद्र यादव को स्टेज से फेंक दे? क्या सारी बदमाशी के लिए हमने चुना है? ये हमारे चेहरे को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे रिलीजन को बदनाम किया है इन नेताओं ने। ये समझ लीजिए कि ओखला का जैसे नाम आता है, उनके जहन में आता है कि बदमाशी। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। बदमाश की बहुत अच्छी बात कही आपने। ओखला की का नाम आता है तो लोगों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म की गंदगी, बदमाशी, इस तरह के। आपका ओखला का जो ख्वाब है, आप कोई ख्वाब रखते हैं ओखला के लिए? क्या ख्वाब रखते हैं? यहाँ से बहुत खूबसूरत नदी जा रही है, यमुना नदी। जो एक एरिया शाहीन बाग अबुल फजल का देखेंगे, वो नरीमन पॉइंट हो सकता है। मेरी सोच, नरीमन पॉइंट का एक व्यू मैं दे रहा हूँ कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। वहाँ समंदर है, यहाँ नदी है, लेकिन यहाँ आपको घेर दिया गया और वहाँ खुला हुआ है। तो वहाँ जो है सीलिंग, वर्सोवा सीलिंग, ये सीलिंग की सोच रखते हैं लोग।
यहाँ एक कैनाल जा रहा है, यमुना का एक तरफ वो है आबादी का, आबादी के एक तरफ यमुना है, आबादी के एक तरफ कैनाल है। उस कैनाल को डंप यूज़ किया जा रहा है। आप सोचिए कि जिस आबादी से एक कैनाल गुजर रहा है, भले ही वो यूपी इरिगेशन का हो, इन तुच्छों नेताओं से पूछिए कि यूपी इरिगेशन की ज़मीन पे ही तो कब्जा कर रखा है। ये थाना कहाँ बना हुआ है, जामिया नगर थाना कहाँ बना हुआ है, दिल्ली पुलिस का थाना कहाँ बना, शाहीन बाग थाना कहाँ बना, जब ये सारी चीज़ें इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह पे हो सकती है। तो इनसे पूछिए कि ये जो कैनाल जा रही है, इस कैनाल में लैंडस्केप क्यों नहीं हो सकता, इस कैनाल को खूबसूरत क्यों नहीं बनाया जा सकता, इस कैनाल के अलोंग पार्किंग की फैसिलिटी क्यों नहीं हो सकती, इस कैनाल के अलोंग जो है पार्क की फैसिलिटी क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन वो सोच होनी चाहिए। मैंने इस चीज़ को भी लेके अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को प्रपोजल दिया था कि कैनाल को ब्यूटिफिकेशन का ये, और ये सारा काम मैं फ्री में करने की बात कर रहा। पूरे ओखला का ट्रांसपोर्टेशन प्लान मैंने दिया था, हमारी एजेंसी ने दिया था, हमारा बिजनेस ही यही है। तो हमने वो फ्री प्रपोजल दिया था कि हम प्लान करेंगे। कभी जो है वो इधर डिवाइडर लगा देते, कभी उधर डिवाइडर अरे आप इंजीनियर हो क्या, क्यों लगा देते हो? आप जो प्रॉपर उसकी प्लानिंग है, आप उसके लिए पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट है आपकी, आप पीडब्ल्यूडी से कहिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का करें। 14 स्पॉट पे मैंने न्यूज़पेपर से वो कहा था, 14 डिस्ट्रिक्ट, 14 इलाके का अलग अलग वो पार्किंग डेवलपमेंट प्लानिंग चल रहा था। पार्किंग डेवलपमेंट प्लानिंग से मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो हमारे नेताओं को कहाँ पे ले जाके खड़ा करती है। ये देखिए, ये 40 फीटा रोड पे अल हबीब मस्जिद है, उसके बराबर में एक कार है जो कूड़े घर का इस्तेमाल होता है। आप सोचिए कि हमारी आइडेंटिटी, सबसे अच्छा इलाका है ना भाई शाहीन बाग का 40 फीटा रोड, उस पे आप ये समझ लीजिए कि ये एक गाड़ी जो सालों से पड़ी हुई है, कबाड़ है, उसको कूड़े का इस्तेमाल करते हैं। क्या काउंसलर को ये नहीं दिखता, विधायक को ये नहीं दिखता? ये हमारी पहचान बनाया है। इसी जगह सीए प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये हमारी ओखला की पहचान है। ये पहचान हमारी कौन बदलना चाहता है? ये पहचान हमारे चुने हुए नेता हमारे वोटों से वो बदलना चाहते हैं। तो मेरी जो ख्वाब है, मैं ये चाहता हूँ कि जो इलाका है वो साफ सुथरा रहे, जो बदबू है जिस दिन मैं अपने, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस दिन को कामयाबी अपने समझूंगा जब बगैर कोविड के भी, कोविड तो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, लोग मास्क का इस्तेमाल ना करें, रुमाल का इस्तेमाल ना करें अपने सफ़र में, उस दिन मैं कामयाब। डस्ट फ्री ओखला का, पॉल्यूशन फ्री ओखला का, कूड़ेदान ख़त्म होना चाहिए, मतलब जगह जगह जो कूड़े का अंबार है वो ख़त्म होना चाहिए। जो इलाके की पहचान है गंदगी से, वो पहचान ख़त्म होनी चाहिए। और जो हमारे बाप दादाओं ने और बुज़ुर्गों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इर्द गिर्द ये आबादी को बसने का मौका मिला था, और क्यों मिला था? क्योंकि जामिया मिल्लिया एक यूनिवर्सिटी है और उसकी पहचान एक तालीम याफ्ता इलाके से है। सबसे पढ़े लिखे अलग अलग मुख्तलिफ जगह के लोग यहाँ आके बसते हैं और बदनाम होते। तो मैं उस नाम को एक एजुकेशन हब के नाम से चुना जाए, जाना जाए, समझा जाए, वैसा इलाका जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं अपने आप को कामयाब नेता समझूंगा। ये जो कैनाल है उसका ब्यूटिफिकेशन चाहता हूँ। ये सारे ख्वाब है मेरे, और इंशाअल्लाह मौका मिला, नहीं भी मौका मिला तो मैं ख़तो किताबत की कोशिश से ये चाहूँगा कि वो मेरा काम कभी ना कभी कामयाब हो। जनरल साहब, आपने जो हमसे गुफ्तगू की है इसमें ख़ास तौर से मुद्दों पर आप बात की सियासत आप करते हैं, और मुद्दों को लेकर के यहाँ के काउंसलर से, यहाँ के एमएलए से आप लगातार बात करते रहे हैं। मुद्दों पर सियासत को लाना चाहते हैं, वो वोटर्स को लाना चाहते हैं कि वो अपने मुद्दों पर बात करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश दुनिया में, देश में ख़ास तौर से मुद्दों की सियासत पीछे जा चुकी है, और अब जो है एक आइडियोलॉजी की सियासत की लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ एक तरफ जो है राइट विंग पॉलिटिक्स है, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, सेकुलर पॉलिटिक्स है, इनके दरमियान लड़ी जा रही है। और देखा ये जा रहा है कि जो राइट विंग पॉलिटिक्स के लोग हैं वो तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं और उन मुद्दों की बुनियाद पर अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। इसको काउंटर करने के लिए क्या कहेंगे आप, कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए ये जो झगड़ा है ना आज का नहीं है, ये झगड़ा जो है आरएसएस जो काम कर रही है वो बहुत सालों से मेहनत कर रही है, और आरएसएस एक विचारधारा है जो तकरीबन हर पार्टी में है। मैं कांग्रेस में बिलीव करता हूँ,
कांग्रेस के बिलीव करने का मतलब ये है कि राहुल गांधी को मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सेकुलर नेता है, सबसे ज़्यादा मुखर होके बोलने वाला, हर धर्म, हर जाति, हर ग्रेड के साथ खड़ा होने वाला नेता है। और दिल्ली की जो कमान है चौधरी अनिल कुमार के पास, वो भी हर मुद्दे पे बोलने की सलाहियत रखते हैं और बोला है। आप देखेंगे, मैं फिर लौट के आऊँगा, पॉलिटिक्स से मैं पब्लिक में आ जाऊँगा। होता क्या है कि जब आप का वकालत कोई और करे और जब फीस देने का वक्त आए तो आप किसी और को फीस देने लगे, वो इसलिए कि भाजपा को कौन हरा रहा है। तो ये आइडियोलॉजी जो है वो आपको बदलनी पड़ेगी। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके हकूक़ के, आपके एग्जिस्टेंस की लड़ाई कौन लड़ रहा है। जो लड़ रहा है आप उसको फीस दीजिए, चाहे जो भी फीस हो। आप देखेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से कोविड के दरमियान जो है एक इस्लाम का चेहरा, मुसलमान का चेहरा केजरीवाल ने बदनाम किया पूरे हिंदुस्तान में, छोटा सा एक स्टेटमेंट देके मौलाना साहब पे एफआईआर कराने का काम हो, चाहे तबलीगी जमात को बंद कराने का काम हो, चाहे वो अलग कोविड का लिस्ट निकालने का काम हो। ये एक आइडिया है जिसको प्रोपगेट किया केजरीवाल ने सिर्फ एक स्टेटमेंट देके। वैसे ही उसके बावजूद कब दिया, जबकि उससे चंद महीने पहले मुसलमानों ने बेपनाह वोट दिया था केजरीवाल को, उसके बावजूद उन्होंने मुसलमान के खिलाफ काम किया। लेकिन मुसलमानों ने वोट क्यों दिया था? क्योंकि भाजपा को हरा रही है, इसलिए कांग्रेस को 2000, 3000, 4000, 5000 एक भी सीट नहीं है दिल्ली। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, काम जो है पूरे 5 साल, 7 साल, 10 साल कांग्रेस कर रही है, वहां पे पिट कांग्रेस रही है, एफआईआर कांग्रेस के नेताओं पे हो रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी का नेता निकला भी नहीं। लेकिन जब एक वक्त आया कि प्रियंका को दिखाते दिखाते आरएसएस ने घुमा दिया है अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कि बीजेपी को टक्कर जो है अखिलेश दे रहा है, तो एक चेहरा लाके खड़ा कर दिया, नकली चेहरा। मुसलमान उस साइकिल पे सवार 100% हो गए। मेरा सवाल है कि जब फीस देने का वक्त आया तो आप देखने लगे कि भाजपा को कौन हरा रहा है। अरे साहब, आप उसके साथ होइए जो आपके साथ होता है। ये अगर अपने आप को इस वक्त समाज नहीं सोचेगा कि फीस किसको देनी है, कौन आपके मुद्दे पे खड़ा हुआ है, कौन राजनीति कर रहा है, तो ये देश तो गुलाम हो चुका, इकोनॉमिकली गुलाम हो चुका। अब ये है सिर्फ कि एक उसको मुसलमानों का कहीं गिनती है नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो किसी पार्टी को, किसी आइडियोलॉजी को मानने लगे हैं, आरएसएस के ही धर्रे पे, उसके पिच पे जाके खेलने लगे। मैं कहता हूं कि आप 20% है, 30% है, 70 और 30 का कोई मुकाबला है। जिस दिन आप आएगी बात की भाई 30 का 100% तुम ले लो, मुसलमान 30% हो, मैक्सिमम यही हो, 100% तुम ले लो, 70% वाले 100% ले ले, आपका सिस्टम से कोई कहीं आपका सिस्टम में कोई हिस्सेदारी रह जाएगी? बिहार में 5 सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत गए, सिस्टम में क्या है भाई? आपने आरजेडी कांग्रेस को हरा दिया, 5 सीट वो भी मुसलमान ही जीतते जिनको उन्होंने हराया, लेकिन आज सरकार नहीं है वहां। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि आज सरकार उत्तर प्रदेश में भी हो सकती थी। इस विचारधारा को रोकने के लिए, जो आरएसएस की विचारधारा, उसको रोकने के लिए हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि फीस जायज जगह पे जानी चाहिए। लोगों को सोचना पड़ेगा कि वोट इसलिए ना दे कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, वोट इसलिए दे कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके मुद्दे के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। वो इकलौता नेता राहुल गांधी है, दूसरा और कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती गुफ्तगू की और आपने हर सवाल का हमारे जवाब दिया और अपने अंदाज में जो आपने अब तक आपकी जो सफ़र रहा है, सियासी सफ़र रहा है, उसमें आपने अब तक जो कुछ किया है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आपका ओखला के हवाले से जो आपका ख्वाब है, आपने उसको खुल करके हमसे गुफ्तगू की, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू।